नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुई क्षति को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने जनपद उत्तरकाशी में सी ग्रेड के फलों के लिए 3 दिन के भीतर काटा लगाने के निर्देश दिए। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में अधिक से अधिक किसानों को एप्पल मिशन के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को जायका परियोजना पर कार्य तेज करने, नवंबर माह से प्लांटेशन शुरू करने और जायका का कैलेंडर शीघ्र जारी करने के भी निर्देश दिए। तो मंत्री गणेश जोशी ने घेरबाड़ के बकाया भुगतान को तत्काल करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सहायक कृषि अधिकारियों के वेतन विसंगतियों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सहायक कृषि अधिकारियों ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की तैनाती पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की बाध्यता समाप्त करने का प्रस्ताव भेजे। तो मंत्री ने विभाग में मौलिक के रिक्त 400 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूर्ण करने के भी आदेश दिए। तो आपको बता दें कि नैनीताल में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चले कि अराजक तत्वों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो महिलाओं की सुरक्षा और अराजक तत्वों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई। नैनीताल और हल्द्वानी शहर में ऑपरेशन रोमियो अभियान जारी। 12 वाहनों को सीज किया गया। 69 वाहन चालकों और शांति भंग करने वाले 63 लोगों को हिरासत में लिया। नशे में वाहन चलाने वाला एक गिरफ्तार। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि, एसएसपी नैनीताल ने ये कहा है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। यातायात नियमों का पालन करें, नशे से दूर रहें, खुद भी रहें सुरक्षित, दूसरों को भी बचाएं जान। तो शांति फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अपराध और अराजक को भी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धनौरी क्षेत्र के महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज में गुलदार दिखने से हड़कंप मच गया। गुलदार कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। घटना के बाद से क्षेत्रवासियों सहित कॉलेज प्रबंधन और छात्र छात्राओं में डर का माहौल है। पहले भी क्षेत्रवासियों ने कई बार गुलदार को क्षेत्र के आसपास देखा है। कॉलेज के प्रबंधक अश्विनी सैनी ने बताया कि रात के समय गुलदार कॉलेज की 4 दीवारी फांद कर अंदर घुस आया। गुलदार की हरकत कॉलेज कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं छात्र छात्राओं के साथ साथ आसपास के निवासियों में दहशत का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट धनौरी जसवाला रोड पर स्थित है। यहाँ करीब सुबह 3 बजे एक गुलदार बराबर के खेत से संस्थान कैंपस में एंटर करता है। वो संस्थान की जो बाउंड्री वाल है, उस बाउंड्री वाल पे पहले ऊपर आया। ऊपर पहले वही बाउंड्री वाल पर टहलता रहा और लगभग 10-5 मिनट के टहलने के बाद फिर वो अंदर स्कूल में एंटर कर गया। एंटर करने के बाद थोड़ी देर तक वो बाहर बैठा रहा। कॉलेज के लगभग जहाँ मेन बिल्डिंग है, मुख्य एकेडमिक ब्लॉक है, उसके पास काफी देर तक वहीं इधर उधर घूमता रहा। घूमने के बाद वो पूरे कैंपस में ऐसा जानकारी हुई है, कई बार यहाँ पहले भी घटनाएं हुई हैं। पहले भी इस बार 2 गुलदार या जो भी ये बड़े जानवर हैं, लगभग ऐसा प्रतीत होता है कि एक वयस्क जो भी एक जानवर है वो उसी पुराने वाले के तरह ही जहां मान लिया कि उन लोगों ने विचरण किया है कॉलेज में। तो दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चलें कि एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग स्थानों से गुम हुए 228 मोबाइल किए रिकवर। बरामद मोबाइल की कीमत 53 लाख रुपए से अधिक। रिकवर मोबाइल फोनों को एसएसपी ने स्वामियों को किया सुपुर्द। खोए मोबाइल को वापस लौटाकर दून पुलिस ने बिखेरी चेहरे पर मुस्कान। मोबाइल स्वामियों ने किया दून पुलिस का धन्यवाद। एसएसपी की आम जनमानस से अपील, कम मूल्य के लालच में न आए, बिना वैध बिल और वैधानिक पहचान पत्र के बिना ना खरीदे मोबाइल फोन।
जितने भी मोबाइल आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण गैजेट के रूप में है, चूंकि खासकर देखा जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी बहुत सारा डेटा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ और भी जो लोग काम करते हैं उनके अपने खुद की बहुत सारी फोटोग्राफ्स और डेटा रहता है। इसको देखते हुए तो मोबाइल सेल जो है हमारी इसको काफ़ी एक्टिवेट किया हुआ है और इस बार भी जो भी मोबाइल हमें मिल रहे हैं उसको एक साथ हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं या जो उनको खुद आके हैंडओवर करते, जिससे आगे भी वो अपने गैजेट्स को ध्यान में रखें। और आज इसी तरह से काफ़ी सारे मोबाइल जो हमारे 100 से ज़्यादा अभी बरामद किए थे उनको अभी हमने हैंडओवर किया और इस तरह से हर महीने कोशिश रहती है कि 100 सवा 100 जो भी मोबाइल मिसिंग में है उसको हम ट्रेस करके उन तक पहुंचा दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मोबाइल्स वर्क नहीं करते या कभी वो किसी शॉप पे कोई बेच देता है और उसके पार्ट्स वगैरह बिक जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोशिश यही रहती है जैसे मोबाइल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो तो जिस भी थाना क्षेत्र में वहाँ की टीम और साथ ही साथ जो हमने एक साइबर सेल की एक अलग से अब टीम बना दी है जो ऐसे मोबाइल्स को खोजने के लिए डेडिकेटेड काम करेगी, जिससे कि लोगों की जो महत्वपूर्ण गैजेट है या इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो और उन तक वो पहुँच जाए। सर मेरा फ़ोन 22 जुलाई को खोया था, 2 महीने हो गए थे खोए हुए। मैंने सोचा था, मुझे तो लगता नहीं था कि मिलेगा, बट साइबर सेल वालों की वजह से मेरा फ़ोन मिल गया। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब मैं आई हूँ, जितनी बार भी आई हूँ तो मुझे हमेशा यही आश्वासन दिया कि मिल जाएगा और मिला भी है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। कॉर्बेट पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग में नियमित गश्त कर रहे वन कर्मियों का अचानक तीन बाघों से सामना हो गया। इनमें एक वयस्क टाइग्रेस अपने 2 शावकों के साथ आक्रामक मूड में दिखी। अचानक सामने आए बाघों को देखकर वन कर्मियों की धड़कनें बढ़ गईं। इस खतरनाक स्थिति में 4 वन कर्मियों ने बिना देर किए पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इस दौरान उन्होंने तीनों बाघों के वीडियो भी बनाए। बाघ काफी देर तक उस पेड़ के आसपास टहलते रहे जिस पर वन कर्मी चढ़े हुए थे। रामनगर वन विभाग के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि हमारे वनकर्मी टाइगर और उसके शावकों की मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके चलते ही क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी अनहोनी की पुनरावृत्ति न हो। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मौसम सुहावना होने से स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों को भी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन बारिश की संभावना जताई है। आज सरोवर नगरी में मौसम सुहावना हो जाने से पर्यटकों की चहलकदमी ज्यादा दिखाई दे रही है। स्थानीय कारोबारियों को उम्मीद है कि 2-3 दिन की छुट्टियों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकता है, जबकि आज कुछ पर्यटक नौका विहार का लुत्फ भी लेते हुए दिखाई दिए। पर्यटक स्थलों में कुछ पर्यटकों के आने से वहां के कारोबारी के चेहरों पर मुस्कान झलकती हुई नजर आई। बता दें कि सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई, जबकि आसमान आज सुबह से ही साफ नजर आ रहा है। कहीं कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं, पर नैनीताल और उसके आसपास मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता कब बारिश की बौछार पड़नी शुरू हो जाए। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे।
जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया, पूरे गाँव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि अवैध निर्माण के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई यहां पे की गई है। अवैध निर्माणों और प्लॉटिंगों के खिलाफ एमडीडीए ने अभियान किया तेज। अब हर शनिवार को विशेष टास्क फोर्स करेगी औचक निरीक्षण। अवैध निर्माणों पर नोटिस होंगे जारी। अवैध निर्माण होने पर होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 20 सितंबर को डाकपत्थर, विकासनगर और हरबतपुर क्षेत्रों में और 27 सितंबर को सहसपुर, बाऊवाला और सेलाकुई क्षेत्रों में टीमें रहेंगी तैनात। टास्क फोर्स को कम से कम 10 अवैध निर्माण सील और ध्वस्त करने की दिया लक्ष्य। हर क्षेत्र के लिए सहायक अभियंता, अवर अभियंता और सुपरवाइजर रहेंगे, ये कहा है सचिव बर्निया ने। अवैध निर्माण को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है वीसी तिवारी का। नियमानुसार विकास ही एमडीडीए की प्राथमिकता। टास्क फोर्स को सख्ती से कार्रवाई करने के दिए स्पष्ट निर्देश। वीसी की जनता से अपील, नियमों के अनुरूप ही करें निर्माण कार्य। अन्य सेक्टरों में भी इसी तरह की कार्रवाई रहेगी जारी। तो मोबाइल स्नैचिंग गैंग पर हरिद्वार पुलिस ने कड़ा वार करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में थाना सिडकुल पुलिस ने एक मोबाइल स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश किया है। दरअसल सत्यपाल नाम के व्यक्ति ने थाना सिडकुल में तहरीर देते हुए बताया कि मेट्रो अस्पताल सिडकुल के पास से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति उनका फोन छीनकर रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और अपराधियों की धर पकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने चौक से नवोदय नगर की ओर जा रही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध पर शक होने पर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी होने पर संदिग्धों की जेब से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बरामद मोबाइल फोनों के बारे में सख्ती से पूछताछ करने पर सामने आया कि दोनों संदिग्ध ने ये सभी फोन सिडकुल क्षेत्र से चोरी किए थे। साथ ही वो मोबाइल भी मौजूद मिले जो मेट्रो अस्पताल के पास से छीने गए थे। पुलिस ने शातिर स्नैचरों के कब्जे से 3 लाख रुपए, बाजार कीमत के 6 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। तो आरोपी प्रियांशु थाना सिडकुल और आरोपी प्रवेश थाना पथरी क्षेत्रागत रहते हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्रद्धालु की सुरक्षा सर्वोपरि मानते हुए बद्रीनाथ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में एक बुजुर्ग श्रद्धालु की सांस संबंधी समस्या के चलते मृत्यु हो गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बद्रीनाथ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस और स्वास्थ्य टीम ने थाना बद्रीनाथ में होटल एसोसिएशन प्रतिनिधियों, आश्रम संचालकों और आयोजकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि धाम में लगातार बढ़ती श्रद्धालु की संख्या के बीच उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अपील की है कि स्थानीय आयोजक और होटल संचालक भी इस प्रयास में प्रशासन का सहयोग करें। इस दौरान चिकित्सकों और पुलिस ने मुख्य सलाह देते हुए कहा कि प्रत्येक श्रद्धालु यात्रा पर निकलने से पूर्व अपना स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। तो पुलिस ने अपील करते हुए ये भी कहा कि श्रद्धा जरूरी है लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रशासन लगातार श्रद्धालु की सेवा एवं सुरक्षा हेतु तत्पर है। आपकी सतर्कता ही यात्रा को सफल और सुखद बनाएगी। तो पुलिस ने आश्रम संचालकों व होटल प्रतिनिधियों से ये भी अपेक्षा की है कि ठहरने वाले श्रद्धालुओं को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु प्रेरित करें और यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ दिखता है तो तुरंत पुलिस या स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाए।
तो बता दें आपको कि एक अलग ही विरोध ऋषिकेश में देखने को मिला है। आपको पूरी जानकारी हम दे देते हैं। ऋषिकेश में एमडीडीए की सीलिंग कार्रवाइयां, खानापूर्ति, सीलिंग होने के बाद अधिकांश जगह चल रहे हैं निर्माण कार्य। विस्थापित पशुलोक, देहरादून रोड, गंगानगर, गणेश विहार सहित अन्य जगहों में अवैध निर्माणों पर सीलिंग होने के बाद भी चल रहे हैं निर्माण कार्य। निर्माण कार्यों की लगातार शिकायतें आने के बाद भी एमडीडीए के अधिकारियों के कानों में नहीं रेंग रही जू। एमडीडीए के नियमानुसार सीलिंग के बाद नहीं हो सकता निर्माण कार्य। विस्थापित में सीलिंग हुई अवैध बिल्डिंगों में हो रहे निर्माण कार्यों पर जनप्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा। विस्थापित सीलिंग होने के बाद चल रहे निर्माण कार्यों पर जनप्रतिनिधियों का हंगामा। मौके पर पहुंची एमडीडीए की टीम और पुलिस। सीलिंग होने के बाद चल रहे निर्माण कार्यों पर होगी कानूनी कार्रवाई, ये कहना है एसआई सुनील कुमार का। अवैध बिल्डिंगों पर सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर जनप्रतिनिधियों की जन आंदोलन की तैयारी। सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्य नहीं रुके तो सोमवार से एमडीडीए कार्यालय में धरना प्रदर्शन की तैयारी। तो सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर जनप्रतिनिधियों ने एमडीडीए कार्यालय की मिली भगत बताया। छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन पे ये लेंटर की कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखो सारी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। प्रशासन के नाक नहीं उठा रहे, जनता को फोन कर रही है, प्रतिनिधि फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं, बस यही कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि कितनी देर खड़े रहेंगे, हम फिर डलवा देंगे। इसी के सामने 7 मंजिल और बन रहा है, जो सील है उसमें काम अभी भी चल रहा है और इसकी तो चौथी मंजिल पे लेंटर पड़ रहा है और सील चली गई है। तो देखिए ना, मेरा कहना है जब सील लगती है तो प्रशासन को यहाँ पे पुलिस वाले भी तैनात करनी चाहिए। इनको एमडीडीए का मिला है, स्थानीय जो सरकार है उसका मिला है, स्थानीय विधायक का मिला हुआ है, स्थानीय मैं तो सोचता जो नगर निगम के बीच में अंडर में हो रहा है वो नगर निगम के मेयर का भी सही वो ऐसा है ठेकेदार पाया जाता है। सबसे पहला जो ऐसे इनलीगल भवनों का निर्माण कर रहे हैं ठेकेदार, जिनको ठेका दे रखा है उनका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो सोमवार को हम एमडीडीए ऑफिस में जा रहे हैं, वहीं पे धरने में बैठेंगे। बंशीधर तिवारी जी, खंड में सचिव पढ़ना यही है कि आप इस तरह से काम करवाए, सील लगवा दिया, उनसे बोले 15 दिन के बाद भीतर भीतर काम करने लगे। अगस्त से चल रहा है जो ये काम चल रहा है, आगे दरवाजे से इतने 200 मिस्त्री ऊपर जाके लेंटर डाल रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। और सुबह से हम एसडीएम सर को फोन कर रहे हैं, सर कह रहे हैं अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। यहाँ सुबह से हम बैठ रखे हैं 3 घंटे से, हमें क्षेत्र में और जगह भी भ्रमण में जाना पड़ता है क्योंकि कल बारिश हुई, भारी बारिश के कारण पानी आ रखा है लोगों के घर में, किसी के घर टूटे हुए। हम सुबह से यहाँ बैठ रखे हैं, कोई एमडीडीए की टीम नहीं आ रही है, कोई पहुंच रहा है। उन्होंने एक लड़की को भेजा है, वो सवाल उसको खुद जानकारी नहीं है, वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, अपनी बला टालने के लिए उनको भेज दिया। अगर ऐसा ही रवैया रहा इनका तो हम इसमें आंदोलन करेंगे। पूरा गलत है, कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम आ रखी है, मैडम आ रखी है एमडीडी की, जे आर की जी भाई की जाए जनता की मैडम आ रखी है, मैडम आ रखी है एमडीडी की, जे आर की। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं कमल शर्मा, ब्यूरो हेड। कमल जी, आप ही से जानना चाहूंगी, ये जिस तरीके की जनता की शिकायतें आ रही हैं एमडीडीए को लेकर के सही से काम नहीं किया जा रहा है, लापरवाही हो रही है, क्या कुछ है ये पूरा मामला, कब जनता की समस्याओं का समाधान होगा? शैलजा, अगर हम कहें तो लगातार इस चीज की शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं और कुल मिला के कहें अभियान के रूप में पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर जो एमडीडीए का सीलिंग अभियान चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सीलिंग जरूर हो रही है लेकिन मुझे तो लग रहा है ये नाम मात्र की चीजें चल रही है, क्योंकि ये एक एमडीडीए का नियम है कि जब एमडीडीए विभाग जिस अवैध बिल्डिंग को सीलिंग कर देता है उसके बाद वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, जो एमडीडीए के मानक है। अगर कोई निर्माण कार्य होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि उसका दस्तीकरण भी किया जाता है। लेकिन हम कहें खाली विस्थापित की ना बात करें, देहरादून रोड की बात करें, गंगानगर की बात करें, गणेश विहार की बात करें, और भी कई जगह हैं जहां एक अभियान चलाकर एमडीडीए की टीमों ने देहरादून से आकर यहां पर काफी अवैध बिल्डिंगों को सील किया था। लेकिन उसके बाद लगातार यहां पर निर्माण कर रहे हैं और जिनकी शिकायतें लगातार एमडीडीए कार्यालय को दी जाती हैं वहां पर कि यहां पर जब आपने सीलिंग कर दिया उसके बाद निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसी बात, कोई कार्रवाई की बात निकल के नहीं आती। आप हमें फोटो भेजिए, हमें रिकॉर्डिंग भेजिए, मतलब इस तरह की बातें कहते हैं। अरे जो आपका नियम है, जब आपको कोई सूचना दी जा रही है कि यहाँ पर
सीलिंग के बाद लगातार निर्माण कार्य है, जनता आपको बता रही है। आज भी देखिए विस्थापित में कितना हंगामा हुआ है, वहां पर लगातार जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे हैं और वही ढाक के दो पात। अब यही जनप्रतिनिधियों ने बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ सीलिंग के बाद भी कार्रवाई होगी और एमडीडीए की मिली भगत से लग रहा है कि ये काम हो रहे हैं, अगर ये नहीं रुका तो कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन बन के उभरेगा ऋषिकेश में और धरना प्रदर्शन भी सोमवार को किया जाएगा। तो उन्होंने एक बड़ी चेतावनी रूप में एमडीडीए को कहा है। अब यही देखना है कि एमडीडीए अपने मानकों का, जो एमडीडीए के नियम है, जो अपने नियम है, उसका पालन कब करता है या सिर्फ खाना पूर्ति करके छोड़ देता है, ये देखना होगा। क्योंकि एमडीडीए के जो नियम है, एमडीडीए का जो संविधान है, उसको एमडीडीए को पालन करना चाहिए, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखने में यहाँ पर आ रहा है कि लगातार सीलिंग की कार्रवाई तो जो एमडीडीए द्वारा की गई है, लेकिन उसके बाद लगातार जहाँ सीलिंग की कार्रवाई हुई है वहां पर लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, लगातार शिकायतें एमडीडीए कार्यालय में जा रही हैं। हर जगह बताया जा रहा है कि जो आपने सीलिंग कर दिया उसके बाद भी निर्माण कार्य है, लेकिन कुछ बस उस किसी बातों को सुन के टाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये जरूर लगता है, जिस हिसाब से जनप्रतिनिधि एक आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं एमडीडीए के अधिकारियों की मिली भगत है, तो लगता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं। अन्यथा एमडीडीए जो अपने नियम है उसका पालन क्यों नहीं कर रहा है? जब सीलिंग करी है तो अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब ये देखना है कि जनप्रतिनिधियों ने बीड़ा उठाया है और कितना इस बीड़े का असर इन एमडीडीए कार्यालय में पड़ता है और कहाँ वो अपने संविधान की रक्षा करते हुए, अपनी मानकों की रक्षा होता है, अपने नियमों की रक्षा करते हुए अब इन लोगों पे कार्रवाई करेंगे, ये अब देखना होगा। लेकिन कमल जी, अगर ये जन आंदोलन में सारा मामला आगे बढ़ता है तो कितनी ज्यादा और परिस्थिति गंभीर हो जाएगी एमडीडीए के लिए? यह बात गंभीर की नहीं है, बात यह है कि यहाँ ऋषिकेश में पिछले काफी समय से अवैध निर्माण चल रहे हैं यहाँ पर, और जब अवैध निर्माण चलते हैं इसकी शिकायतें होती हैं, सुनवाइयां होती हैं, और उसके बाद जब एमडीडीए देखता है कि इसके ये जो इमारत बनी है, जो बिल्डिंग बनी है, जो भी चीजें बनी है वो हमारे मानकों के विरुद्ध है, जो हमारे नियम कानून है उसके विरुद्ध बनाई गई है, लेकिन उसके बाद फिर जो एक्शन लिया जाता है, सीलिंग की कार्रवाई होती है, और जहां सीलिंग की कार्रवाई हुई है वहां जो फिर ये है कि सीलिंग के कार्य के बाद उसका निर्माण वहां निर्माण नहीं कर सकता। जहां जब सीलिंग की कार्रवाई हो गई है तो वहां वो काम बंद हो जाता है, और तब तक जब तक वो विभाग द्वारा सीलिंग नहीं खोली जाएगी तब तक वो निर्माण कार्य नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ देख रहे हैं सिर्फ सील कर दिया, अपनी खाना पूर्ति कर दी, लेकिन उसके बाद लगातार धड़ल्लों से काम चल रहा है, पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। लगातार अब यही हम देख रहे हैं कि आज कितना बड़ा हंगामा विस्थापित में हुआ है, और उन जनप्रतिनिधियों ने यही कहा है कि अगर ये चीजें नहीं ठीक हुई, इन नियमों का पालन नहीं किया गया, तो कहीं और अधिकतर हम देख रहे हैं कि बाहर से लोग आके यहाँ पर, जो बाहर के लोग हैं, स्टेट के बाहर के आके वो ज्यादातर यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, और वो भी जिन बिल्कुल एमडीडीए के मानकों के विरुद्ध। अब क्या ऐसी मोटी वो रकमें देते हैं, क्या ऐसी मोटी सर्विस देते हैं जिसके कारण सब नियम कानून ताकते रह जाते हैं। अब यही देखना है कि कब इस चीज का निस्तारण होता है और कब एमडीडीए जो है अपने नियमों का पालन करके ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करता है, और जो जनता की आवाज है, उसको सुनकर जो अपने नियम है उसको पालन करते हुए, और इन लोगों पे अब कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। अब यही देखना है कि अब इस पर कार्रवाई होती है कि आज और कल 2 दिन की छुट्टी है, अब जब सोमवार को कार्यालय खुलेगा तब ये देखना होगा कि अधिकारी अपने नियमों का पालन करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई करते हैं। जी, ऐसा ही सुनील कुमार ने भी कहा है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं संतुष्टि होगी कि कार्रवाई होगी सीलिंग के बाद भी अगर काम चल रहा है? अभी आप खुद देख रहे होंगे, जो सुनील कुमार ऐसा ही है, उसको वो तो सिर्फ पुलिस, वहां जब इतना उत्पात हुआ है तो पुलिस वहां पर पहुंची, जो कार्रवाई करनी होती है वो एमडीडीए को करनी होगी। एमडीडीए जब कार्रवाई करेगा, पुलिस तो खाली प्रोडक्शन में साथ में रहती है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है, ये कोई क्राइम का मामला नहीं है। ये जो है ये एमडीडीए है, जो विकास प्राधिकरण है यहाँ पर, जो यहाँ पर बिल्डिंगों के नक्शे पास करता है, जो सारा यहाँ का सिस्टम बनाता है, उसको ये चीजें करनी है। वो तो जब वहां देखा गया कि काफी हल्ला गुल्ला हो रहा है तो वहां पुलिस बुलाई गई है, ये काम पुलिस करेगी, एमडीडीए के अधिकारियों का है, जिन्होंने सीलिंग की कार्रवाई किया। वो सीलिंग की कार्रवाई के बाद क्या बड़ी कार्रवाइयां करते हैं कि भविष्य में जब कुछ सीलिंग हो जाए तो उसके बाद कोई निर्माण न करते, अब ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि ऋषिकेश में एमडीडीए की सीलिंग कार्रवाइयां खाना पूर्ति हैं, सीलिंग होने के बाद अधिकांश जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो देखने वाली बात साफ तौर पे ये होगी कि
कब इसका समाधान निकल के आएगा? उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।